आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मुद्दे पर छिड़ी सियासी रार की। रायपुर में सीएम आवास के सामने बेरोजगारी से परेशान एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की तो सियासत में आग लग गई। बीजेपी ने सरकार के पुतले फूंके, बेरोजगारी को बड़ा मामला बताया तो उधर कांग्रेस ने रमन सरकार में बेरोजगारी का हाल याद दिला दिया। यानी कि फिक्र दोनों तरफ से जताई जा रही है, लेकिन इस पर क्या सियासत ज्यादा नजर आ रही है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। रायपुर में सीएम हाउस के सामने धमतरी के युवक हरदेव ने खुदकुशी की कोशिश की तो बीजेपी ने मामले को सियासी रंग दे दिया और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर भूपेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में भूपेश सरकार के 3000 पुतले फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। पूरे प्रदेश भर में 3000 पुतले राज्य सरकार के जलाए हैं। अभी तक हमारे पास जानकारी आई है कि पूरे प्रदेश भर में 5 से 6000 पुतले जल गए हैं। मसला यही है कि राज्य सरकार ने जो वादा किया है वो तत्काल पूरा करे, अन्यथा भारतीय जनता युवा मोर्चा इससे भी बड़ा आंदोलन करने जाएगी। उधर बीजेपी सीएम हाउस के सामने खुदकुशी की कोशिश को लेकर सरकार को घेर रही है तो कांग्रेस ने बीजेपी को रमन सरकार के कार्यकाल में योगेश साहू खुदकुशी मामला याद दिला दिया। कांग्रेस के मुताबिक जब सीएम हाउस के सामने योगेश साहू ने आत्मदाह किया था तब रमन सरकार योगेश साहू का इलाज तक नहीं करा पाई थी। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही घिनौना चेहरा सामने आया है। एक तरफ हरदेव सिन्हा के मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकार का पुतला जला रही है, वहीं सन 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के निवास के सामने दिव्यांग योगेश साहू ने आत्मदाह कर लिया था, जिसके उपचार का बिल रमन सिंह के कार्यकाल में भुगतान नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से मेरा आग्रह है कि 4 तारीख को 4 बजे 4 की संख्या में रमन सिंह जी के 4000 पुतले फूंकिए, तब शायद उनको इस पाप से मुक्ति मिलेगी। बीजेपी सरकार में योगेश साहू का मुद्दा उठा दिया। आरोप यह लगा जा रहा है कि तब कहां था ये विरोध, ये चिंता, ये ख्याल बेरोजगारों का जब योगेश साहू ने खुदकुशी कर ली थी और उसका सरकार इलाज तक नहीं करा पाई थी। जो बिल उसका भारी भरकम आया था उस बिल को पटा नहीं पाया, नतीजा योगेश ने खुदकुशी कर ली थी। तो अब एक दूसरे के गिरेबां में झांकने की नसीहत दी जा रही है। और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 3000 पुतले फूंके आज विरोध के तौर पर। लेकिन सवाल यह है कि 3000 पुतले तो फूंके गए, लेकिन इससे क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, या दरअसल ये फिक्र दिखाने का तरीका है कि बेरोजगारों की अगर कोई हितैषी है तो वो बीजेपी है। और ऐसा भी नहीं कि बीजेपी को गए कोई सालों साल हो गए, दशकों हो गए। 1.5 साल पहले की बात है जब तक बीजेपी सरकार थी। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और देवेश तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संजय जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछता हूं, उसके बाद फिर मैं आरपी जी के पास आऊंगा। संजय जी, पहला सवाल तो यही है, घटना 2-3 दिन पहले की सर, पुतले आज फूंके जा रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे थे आप? देखिए, ऐसा है कि देश में बेरोजगारी देश की आजादी के बाद से लगातार चलती रही। नवयुवकों के सामने बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई। और आप ये भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जो है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद लगभग 15 वर्षों तक सत्ता में नहीं आई और लगभग यही स्थिति इस चुनाव में भी बन रही थी कि शायद वो सत्ता में नहीं आ पाए। और ऐसे समय में कांग्रेस ने एक स्ट्रेटेजी के तहत अपने जन घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात करें या किसानों को न्याय की राशि देने की बात करें, एमएसपी बढ़ाने की बात करें, या फिर जो बेरोजगार नवयुवक हैं जो रजिस्टर्ड 25 लाख यदि हम मान भी लें
उनको उन्होंने सामने ये रखा कि हम 2500 हमारी सरकार बनती है तो हम 2500 रुपए महीने आपको प्रतिमाह भत्ता देंगे। एक बड़ा विश्वास लोगों को लगा और लोगों ने पूरा समर्थन किया, जिसके कारण कांग्रेस की सरकार यहां पर बनी। और बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक शर्मनाक घटना होती है कि मुख्यमंत्री निवास के सामने एक नवयुवक जो आत्मदाह करने का प्रयास किया। इसमें एक दो महत्वपूर्ण चीज और मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन ये सरकार कितनी गैर संवेदनशील है कि यदि वो घटना हो रही तो पहले उसको बताया जाता है कि सीएम हाउस नहीं, बताया जाता है कि वो सिविल लाइन पर हो रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि उस व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, यदि कोई घटना हो गई है, गलती है, स्वीकार करना चाहिए सरकार को। उसको मानसिक विक्षिप्त रूप से घोषित किया गया, यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक है। आज इस प्रदेश का एक एक युवा डरा हुआ है कि सरकार के सामने यदि मैं हाथ फैलाऊंगा रोजगार के लिए तो ये मुझे कहीं पागल घोषित नहीं कर दे। ये आज युवाओं के बीच में है। हमने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन की बात करें कि 2-3 दिन की बात कर रहे हैं, हमने प्रदर्शन किया, जिलों में प्रदर्शन किया। ये पुलिस जो उस नवयुवक को सीएम हाउस के सामने तो नहीं बचा पाई, लेकिन हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं पर उन्होंने एफआईआर किया। ठीक, संजय जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। आरपी सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, अब सरकार में आ गए हैं सर, अब आप सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं, लेकिन अगर मुद्दे उठाए जाएंगे तो उसके जवाब में ये कब तक चलेगा कि अगर हमारे यहां ईंट फूटी तो आपके यहां पत्थर फूटा था, हमारे यहां अगर पटाखा फटा है तो बम तो आपके यहां भी फटा था। उससे काम नहीं चलेगा ना सर, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और उसके बाद फिर इसी तरह के बयान आते हैं। ठीक है, माना हमारे यहां ऐसा हुआ, लेकिन आपके यहां भी ऐसा हुआ था। देखिए आसिफ भाई, जब तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति करती है और रचनात्मक अपने कहते हैं अपोजिशन की भूमिका नहीं निभाती है, तो यह हमारा दायित्व हो जाता है और हमारी बाध्यता भी हो जाती है कि हम उनको आईना दिखाएं। हरदेव सिन्हा नामक व्यक्ति जो उस दिन आत्महत्या का प्रयास कर रहा था, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वहाँ सुरक्षा बलों के अलावा कोई व्यक्ति मौजूद था तो वो मैं था। मैं ही वो व्यक्ति था जिसने अपनी कार से पानी निकालकर उस व्यक्ति की आग बुझाई थी जी। मैं ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले उस व्यक्ति से बातचीत की थी, उसका दर्द समझा था। वो युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था, ये मेरे 1 मिनट की बातचीत के अंदर समझ लिया था, क्योंकि वो फिल्म बनाना चाहता था और फिल्म बनाने के लिए पैसे चाहता था। तो फिल्म बनाने के लिए अगर आप पैसे चाहते हैं तो ऐसी कोई संस्था अभी वर्तमान समय में सरकार के पास नहीं है। दूसरा, अगर आप चाहते भी थे तो आपको कोई आवेदन देना था, तो ना मुख्यमंत्री से आपने मिलने के लिए कोई आवेदन दिया, आप अचानक से आते हैं, पेट्रोल डालते हैं और वहाँ आग लगा लेते हैं। तो पहली बात तो स्पष्ट है कि संजय श्रीवास्तव जी ने जो कुछ कहा है वो मीडिया में पढ़ा है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस वहाँ का मैं चश्मदीद आदमी हूँ जिसने मैंने देखा और उस व्यक्ति की आग बुझाई है और उससे बातचीत की थी। इस प्रदेश का पहला आदमी मैं हूँ। दूसरी बात, संजय श्रीवास्तव जी ने एक बात कही कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह का प्रयास करता है तो शर्मनाक है। निश्चित रूप से शर्मनाक है, इस घटना की निंदा होनी चाहिए। लेकिन अगर एक घटना शर्मनाक है तो 8 घटनाएं कितनी ज़्यादा शर्मनाक होगी। और 2 व्यक्ति जिन्होंने आत्मदाह करके मृत्यु को प्राप्त कर लिया, 2016 में विकलांग योगेश साहू जिसने लिखित रूप से 3 आवेदन तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह को दिए थे कि मेरे बहनों की शादी के लिए आप मदद कीजिए, मेरे रोजगार के लिए मदद कीजिए, लेकिन मदद तो दूर, उससे मिलना भी इन्होंने मुजानिस नहीं समझा। और आज मैंने जो अस्पताल का बिल सार्वजनिक किया है वो ये रमन सिंह का असली चेहरा बताता है कि 5 लाख रुपए से अधिक बिल का भुगतान था, वो रमन सरकार ने नहीं किया है। मैं कल उस बिल को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि उस बिल का भुगतान कर दें। अभी आपके स्टूडियो आ रहा था तो मुझे एक जानकारी और मिली कि दिनांक 8/11/2017 रमन सिंह के कवर्धा वाले मुख्यमंत्री निवास के सामने बच्चू लाल नामक एक युवक ने भी आत्महत्या कर लिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। उसका इलाज भी यहीं के राजधानी अस्पताल में चला था, जिसका 1,64,000 रुपए का बिल आज भी अप्राप्त है। तो ये सरकार कैसी थी बताता हूं मैं आपको। योगेश साहू जी का जब देहांत हुआ था उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान था, ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं और यही वजह है कि ठीक 1 साल बाद 2017 में घटना और हुई। तो आप अगर किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो उसका माखौल मत उड़ाइए। ठीक, हमारी सरकार कितनी गंभीर है मैं बताता हूं। देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सुन लीजिए 1 मिनट। सितंबर 2018 जब रमन सिंह सीएम थे तब अपना उस समय एक रिपोर्ट कहती है कि 22.2% यहाँ बेरोजगारी की दर थी। और इस साल अप्रैल 2020 में जब वही संस्था बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत करती है तो कहती है कि छत्तीसगढ़ में अभी बेरोजगारी की दर 3.4% है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केंद्र की संस्था कह रही है।
तो जो कुछ है आंकड़े हैं, हमको फरेब नहीं आता साहब। हम आंकड़े अगर जमीनी स्तर पर भी जमीनी स्तर की हकीकत को बयां कर दे तो बेहतर है सर। आरपी सिंह जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। देवेश, आपके पास आ रहा हूं। देवेश, एक तरफ ये खुदकुशी के प्रयास, दूसरी तरफ हजारों हजार लोगों का इंतजार जिन्होंने परीक्षाएं दे दी, या तो रिजल्ट का इंतजार है या जिनकी पूरी की पूरी प्रक्रिया ही अधर में लटक गई। सरकारें आई, बदल गई, वो अभी भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। और एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी जिनको अब यही डर है कि प्रक्रिया की एक्सपायरी निकलने वाली है, साफ साफ गुड़ गोबर हो जाएगा। देखिए आसिफ, जब तक आत्महत्या के प्रयासों को हीरोइज्म की तरह दिखाया जाएगा तब तक इस तरह की घटनाएं रुक नहीं सकती हैं। क्योंकि इसके पहले भी जब योगेश साहू ने आत्महत्या की थी तब तत्कालीन विपक्ष कांग्रेस ने उसे मुद्दा बनाया था और तमाम बातें कही थी। और आज स्थिति यह है कि कांग्रेस की सरकार है, उसमें भी एक युवक आत्महत्या करने के लिए सीएम आवास के सामने पहुंच जा रहा है और आज भी विपक्ष, आज बीजेपी विपक्ष में है, वो उसको मुद्दा बना रही है। तो जब तक आत्महत्या के प्रयासों को, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को उतनी तवज्जो दी जाएगी तब तक इस तरह की घटनाएं के लिए लोग आगे आते रहेंगे। आप देखिए, प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती हुई है, इकोनॉमी की स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए वित्त विभाग को यह कहा गया है कि उस वित्त विभाग से दोबारा अनुमति लेने के बाद ही भर्तियां की जाए। तो शिक्षक हों, पुलिस वाले हों, नर्स हों, अलग अलग सेक्टर के ऐसे लोग हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलने वाली थी, तमाम चीजें रुकी हुई हैं। हालांकि कब तक रुकी रहेंगी? जब तक इकोनॉमिक हालत प्रदेश सरकार की अच्छी ना हो जाए। सुखद बात यह है कि कल सरकार ने विज्ञप्ति जारी करके यह बताया है कि प्रदेश में इकोनॉमिक हालत धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। अगर वो जल्दी आ जाए तो हो सकता है सबको भर्ती तत्काल कर दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किस तरह का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है आसिफ कि जब भी कभी इस तरह की घटनाएं सामने आती है उसमें आप देखेंगे कि जो व्यक्ति आत्मदाह का प्रयास करता है उसका एजुकेशन लेवल उतना नहीं होता है, उसे इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि मुख्यमंत्री के हाथ में पर्चा देने से सरकारी नौकरियां नहीं मिलती हैं। नौकरियों के लिए परीक्षाओं को पास करना पड़ता है। लेकिन सियासत में जो आत्महत्या करने वाला शख्स होता है वो एक मोहरा बन जाता है और उसे सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उसके माध्यम से अपनी अपनी चाल चलने लगते हैं। ठीक है, यानी कीमत कोई और चुकाता है अपनी जान की और उस कीमत से सियासत किसी की चमकती है, उसका फायदा किसी और को मिलता है। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। फिर तो आप खुशी मनाइए, आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और अब आप भी वही चाहते हैं, होगा वही जो आप भी चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब जब सरकार के पास पैसा होगा तो नौकरी भी आएगी, ये आपको कोई संशय है? संजय जी, देखिए आसिफ जी, देश में रोजगार मिले, प्रदेश में रोजगार मिले, हमारा भी यही पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का भी यही पक्ष है। लेकिन देश की आजादी के बाद से बेरोजगारों को तमाम प्रकार के सपने दिखाने का काम कांग्रेस ने किया 58-60 वर्षों तक देश में राज करने के बावजूद। देखिए, आज मुद्दा ये नहीं है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह जी कह रहे थे कि 5 लाख रुपए का पुराना बिल बका है, वो कल वहां लेकर जाएंगे और भुगतान करवाने की कोशिश करेंगे। अरे भैया, आप 5 लाख का भुगतान मत कराओ। आप यदि उस हरदेव को 2500 रुपए भत्ता दे देते, जिस भत्ते के आधार पर इस प्रदेश के युवाओं ने बड़ा वोट आपको दिया, जिसके कारण आपकी सरकार बड़ी मुश्किल से 15 साल के बाद में बनी, यदि आप उसके जेब में 2500 रुपए दे देते तो उसको आवश्यकता नहीं पड़ती इस तरह की 5 लाख रुपए की। और दूसरा, सब जो नवयुवक बेरोजगार हैं उनको मालूम है कि परीक्षा देकर ही नौकरी मिलती है, लेकिन आपने वादा किया कि हम 2500 रुपए देंगे। वो वादों का क्या हुआ? ये वादे छुप नहीं सकते। दूसरा विषय, 2 मिनट आसिफ जी समय देंगे? नहीं, 2 मिनट नहीं, बहुत जल्दी में सर। देने का इन्होंने वादा किया। दूसरा, इस प्रदेश के अंदर में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा, घोषणा पत्र नंबर 4 था उनका, मुझे याद अच्छी तरीके से, 19 नंबर पे, कि हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट, फूड पार्क बनाएंगे 200 स्वरोजगार के दृष्टिकोण से। एक भी फूड पार्क का काम आज ठीक है। अब ये जो आप घोषणा पत्र की बातें गिनाएंगे, इस पर आरपी सिंह जी कहेंगे ये तो 5 साल के लिए था। मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, 30 सेकंड दे पाऊंगा आपको आरपी सिंह जी। सवाल उस पर ये सब जितने वादे थे, कोरोना इन पर भारी पड़ गया या फिर ये वादे कब पूरे होंगे? देखिए आसिफ भाई, जहां तक सरकारी शिक्षकों की बात होती है, बार बार मैं आपको बता दूं, 14,580 पदों पर नियमित भर्ती 27 साल के बाद किसी सरकार ने शुरू की तो हमने की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य में सिर्फ वेतन पर हर महीने 1700 करोड़ से ऊपर खर्चा होता है और 300 करोड़ रुपये स्थापना व्यय, यानी 2000 करोड़ रुपए का खर्च है। कोरोना के समय पे जब मोदी जी सैनिकों से लेकर आम आदमी के वेतन भत्ते रोक देते हैं, तब बीजेपी के मुंह में दही जम जाता है। हम जब कहते हैं 30,000 करोड़ की हमको मदद दिला दीजिए, हम सबकी भर्ती कर देंगे, तब इनका मुंह में दही जम जाता है। अगर हमने 27 साल बाद विज्ञापन निकाला है
प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तुम्हारी मंशा क्या है? हमारी मंशा बड़ी स्पष्ट है कि जो भी शिक्षित यहाँ पर है उसको रोजगार मिले। लेकिन कोरोना इस देश में हम तो लेके आए नहीं, मोदी जी लेके आए थे। न कोरोना होता न ये दिन देखने पड़ते। अभी तक जिन मित्रों ने हमारे बेरोजगारों का मुद्दा कोरोना की भेंट में चढ़ नौकरी कर रहे होते, लेकिन मैं आपसे बात हो गया। आरपी सिंह जी बहुत शुक्रिया, संजय जी बहुत शुक्रिया आपका, देवेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना जरूर है, देखिए बीजेपी यही चाहती है, कांग्रेस भी यही चाहती है, हम भी यही चाहते हैं देश में बेरोजगारी दूर हो, सबको रोजगार मिले। उसके लिए फिक्र तो हो रही है, लेकिन फिक्र के साथ साथ क्या जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं? आपको दिख रहा है ऐसा, या फिर